नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में पकड़ा गया एक विदेशी नागरिक, अवैध तरीके से भारत में किया है प्रवेश। चाइनीज के पकड़े जाने पर पटना से दिल्ली तक मची हुई है खलबली। छानबीन में जुटी कई सेंट्रल एजेंसी। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 अपराधियों को लगी गोली। इंजीनियर और शिक्षक हत्याकांड में रहे हैं शामिल। और संदिग्ध हालत में मिला मेडिकल के एक छात्र का शव। परिवार में मच गया है कोहराम। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। भारत में अवैध तरीके से घुसे एक चीनी नागरिक को मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी चौक से गिरफ्तार किया गया है। उसने पुलिस को बताया कि चीन से काठमांडू और वहां से बीरगंज होते हुए सड़क मार्ग से भारत की सीमा में प्रवेश कर मुजफ्फरपुर पहुंच गया। चीनी व्यक्ति की पहचान चीन के सुडुको का रहने वाला जी लियांगाई जो है। इस संबंध में एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि वह बगैर डॉक्यूमेंट के भारत में आ गया है। मामला संवेदनशील है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों को मामले से अवगत करा दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि पुलिस और एजेंसी पता लगाने में जुटी है कि इस चीनी नागरिक को भारत आने का मोटिव क्या है। एक विदेशी नागरिक के अवैध रूप से भारत में घुसने के बाद पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई है और वो नागरिक चीन का हो। ऐसे में उच्च अधिकारियों के कान खड़े हो गए हैं। फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? इंग्लिश तो बोल भी नहीं कर रहा। इंग्लिश नहीं।麻烦你了，麻烦你们了，麻烦你们了，给你们添麻烦了啊！谢谢， खाना वाना खाया है आपने?谢谢，给你们添麻烦了。 इंग्लिश समझ में आता है? इंग्लिश नहीं, हिंदी आता है? चाइनीज? सिर्फ चाइनीज। नाम बता दीजिए, अपना नाम क्या है आपका? नेम बताइए। नेम गुड नेम। क्यों आए थे मुजफ्फरपुर बिहार? क्यों आए थे? हाँ, एक विदेशी नागरिक हैं जो चीनी मूल के हैं और उनकी गिरफ्तारी की गई है। चूँकि एक विदेशी नागरिक के पास में जब भी वो भारत में आते हैं तो उनके पास में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कल वो भटकते हुए यहाँ मिले थे। जब उनको सर्च किया गया, उनसे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की मांग की गई तो वो जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पेश नहीं कर पाए हैं। इस आलोक में फॉरेन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई। भारत आने का कुछ पता चल पाया मोटिव क्या है? चूँकि ये केस बड़ा संवेदनशील है और अभी अनुसंधान के अंतर्गत है और इसमें डिफरेंट एजेंसीज अपनी पूछताछ कर रही हैं, तो अभी और फर्दर डिटेल्स हम लोग इसमें शेयर नहीं कर पा रहे हैं। पर जैसे ही सारी एजेंसीज की पूछताछ कंप्लीट होगी तो आप लोग हम लोग सूचना दे देंगे। जेल भेज दिया गया? अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। मुजफ्फरपुर में राहगीरों से लूटपाट के दौरान चाकू मारकर हत्या करने वाले गिरोह के 2 शातिरों को पुलिस ने एनकाउंटर किया है। दोनों को पैर में गोली लगी है, जबकि एक शातिर फरार है। बताया जा रहा है कि पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके जवाबी कार्रवाई में 2 अपराधियों को गोली लगी। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र का है। दोनों अपराधियों की शिनाख्त अहियापुर निवासी पंकज कुमार और मुरादपुर के विकास कुमार के रूप में हुई है, जबकि सूरज कुमार फरार हो गया है। घटना के बाद दोनों को पुलिस अभिरक्षा में एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी राकेश कुमार मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। पुलिस की माने तो काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सर्किट हाउस रोड आर्मी कैंटीन के पास जूनियर इंजीनियर मोहम्मद हारिस और अहियापुर में हेडमास्टर गोपाल कुमार झा हत्याकांड में ये दोनों शामिल रहे हैं। दोनों घटनाओं में पुलिस को कई समानताएं मिली हैं। दोनों घटना को बाइक सवार अपराधियों ने
अंजाम दिया था। सीसीटीवी फुटेज में दिख रही बाइक और अपराधियों का हुलिया और उम्र भी एक समान था। मोबाइल लोकेशन से पुलिस टीम को आशंका थी कि अहियापुर इलाके के अपराधियों ने दोनों घटना को अंजाम दिया है। जैसे ही पुलिस अपराधियों को जाल बिछाकर पकड़ने पहुंची, एनकाउंटर शुरू हो गया। पुलिस की माने तो ये दोनों छप्पर फाड़ नाम से गैंग चलाते हैं, जिसमें कई शातिर बदमाश शामिल है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि फरार अपराधी की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। 1 जून 2024 को काजी मोहम्मदपुर थाने के अंतर्गत एक पेशे से प्राइवेट सेक्टर के इंजीनियर हैं, जिनकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा। और उसके 2 दिन बाद 3 जून 2024 को अहियापुर थाने के अंतर्गत पेशे से एक शिक्षक हैं, उनकी भी हत्या अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चाकू से गोद के कर दी गई थी। ये दोनों ही घटनाएं काफ़ी संवेदनशील थी और प्रथम दृष्टया लूटपाट के क्रम में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये घटना कारित की गई है। इन घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए सिटी एसपी श्री अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एएसपी टाउन, डीएसपी टाउन 2 विनीता, डीआईयू के प्रभारी लाल किशोर, अहियापुर के थाना अध्यक्ष रोशन और जो संबंधित थाना काजी मोहम्मदपुर है वहाँ के थाना अध्यक्ष और पूरी टीम लगातार कार्य कर रही थी। कल देर रात्रि में इस टीम को एक इनपुट मिला था कि बकरी मोड़ के पास में कुछ अज्ञात अपराध कर्मी हैं जो इकट्ठा हुए हैं, और उन्हीं अज्ञात अपराध कर्मियों के बारे में इनपुट भी था कि जो इस घटना में संबंधित रहे हैं। उक्त टीम के द्वारा वहां रेड की गई और उस दौरान 2 अपराध कर्मी हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास है और दूसरे का नाम पंकज है। जब इन दोनों से पूछताछ की गई और इनको सर्च किया गया तो इनके पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोबाइल मिले, एक अवैध हथियार भी मिला और एक चाकू भी मिला। और जब पूछताछ के बाद में फर्दर रिकवरी के लिए इनको ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही शौच का बहाना बनाकर ये उतरे और जो पुलिस पदाधिकारी वहाँ पर उनके साथ में थे, बिट्टू कुमार, उनके साथ धक्का मुक्की की गई इन लोगों के द्वारा। उनका पिस्टल छीना गया और पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 राउंड गोलियां चली हैं और जिसमें से जो दोनों अपराध कर्मी हैं उनको एक एक गोली पैर में लगी है, जिसमें से एक अपराध कर्मी का नाम विकास कुमार है और दूसरे अपराध कर्मी का नाम पंकज कुमार है। दोनों अभी खतरे से बाहर हैं और दोनों मेडिकल कॉलेज में अभी इलाजरत हैं। इन दोनों के पास से ही जब जो मोबाइल जब्त किए गए थे, हम लोगों ने उन मोबाइल का विश्लेषण किया तो ये दोनों वही मोबाइल थे जो 2 मोबाइल इन घटनाओं में मृतकों के लूटे गए थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दोनों ही घटनाओं में जो मोबाइल लूटे गए थे उनकी बरामदगी की है। इसके अतिरिक्त अन्य काफ़ी मोबाइल भी बरामद किए हैं। घटना के दौरान इन अपराध कर्मियों के द्वारा जो कपड़े पहने गए थे उन कपड़ों को भी जब्त किया गया है। एक घटनाक्रम का बहुत अच्छा फुटेज भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है जो हम लोगों को एक अच्छे साक्ष्य के रूप में काम आएगा। इसके अतिरिक्त घटना में जिस चाकू का प्रयोग किया गया है वो चाकू भी हम लोगों ने जब्त किया है। उस चाकू में कुछ खून के धब्बे भी हैं जिनको हम लोग फर्दर एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं। मुजफ्फरपुर में लूट के दौरान 2 लोगों की, शिक्षक और इंजीनियर को चाकू गोद कर हत्या करने वाले अपराधी को पुलिस ने लंगड़ा कर दिया है। जी हाँ, लंगड़ा कर दिया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि लगातार मुजफ्फरपुर पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत फिर 2 अपराधी को पैर में गोली मारी गई है। देखिए तस्वीरें, इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौजूद हैं और वार्ड में इलाज दोनों अपराधी की चल रही है। इनकी पहचान विकास और पंकज के रूप में हुई है और दोनों अहियापुर इलाके के रहने वाले हैं और बताया जाता है कि ये कुख्यात अपराधी हैं और इनके द्वारा लगातार इलाके में जो है लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। विरोध करने पर इनके द्वारा चाकू गोद कर हत्या कर दी जा रही थी। लगातार 1 सप्ताह में 2 घटना से मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी चुनौती मिल गई थी। पुलिस के लिए चुनौती था इन अपराधियों को पकड़ना। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि दोनों अपराधी बखरी इलाका में एक बड़ी वारदात को फिर से अंजाम देने वाले हैं। इनकी पहचान पहले ही कर ली गई थी सीसीटीवी फुटेज से, लेकिन ये फरार चल रहे थे। पुलिस के मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि दोनों अपराधी फिर से इकट्ठा है और फिर से चाकू गोद कर हत्या करने वाले हैं। पुलिस इनको पकड़ने जाती है, इनके द्वारा फायरिंग कर दी जाती है पुलिस पर। आत्मरक्षा में पुलिस भी फायरिंग करती है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की और फायरिंग के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों अब लंगड़ा हो चुके हैं और दोनों अब क्राइम करने से पहले 10 बार सोचेंगे। ये लंगड़ा के चलेंगे, ये उचक कर चलेंगे, हो सकता है इनका पैर भी काटा जाए। तो पुलिस ने साफ मैसेज दिया है कि आप अगर क्राइम करेंगे तो हम आपके ही भाषा में जवाब देंगे।
तो स्पष्ट है कि मुजफ्फरपुर पुलिस ने फिर से इनकाउंटर किया है और दोनों के पैर में गोली मारी है और पुलिस ने ये मैसेज दिया है कि अपराध करने वाले को इसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। पिछले दिनों मारीपुर के सर्किट हाउस रोड में एक इंजीनियर को चाकू गोदकर हत्या कर दी जाती है लूटपाट के दौरान। उसके बाद से जो अहियापुर के इलाके में जो शिक्षक हैं वो अपने स्कूल जा रहे थे, मोतिहारी जा रहे थे, इस दौरान लूट के दौरान उनको गोली मार दी जाती है। ये वही हैं अपराधी जिनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस का मानना है कि ये अपराधी वही हैं जिनके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया और इनके गिरोह में, इनके संपर्क में आने वाले और भी अपराधियों की तलाश पुलिस कर रही है। पूरे मामले पर एसएसपी राकेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और इसके अलावा अहियापुर और काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस भी लगातार एक्टिव थी। डीआईयू की टीम एक्टिव थी। एसआईटी का पहले ही गठन कर दिया गया था और पुलिस की टीम लगातार मामले की जांच कर रही थी। तो पुलिस ने मैसेज दिया है कि आप अपराध करेंगे तो आपके भाषा में ही हम जवाब देंगे और इन दिनों पुलिस एक्टिव है और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। होम्योपैथी कॉलेज के एक छात्र की संदिग्ध मौत के बाद मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज इलाके में सनसनी फैल गई। कमरे में फंदे से लटका उसका शव मिला। अतरदम मोहल्ले के एक मकान में वह किराए पर रहकर BHMS की पढ़ाई कर रहा था। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी। सूचना मिलने पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। पुलिस की विशेष टीम घटना की जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान विवेक कुमार के रूप में हुई है, जो राय बहादुर टुनकी सा होम्योपैथी कॉलेज के 2019 बैच का छात्र है। सदर थाना के ASI भास्कर मिश्रा ने कहा कि परिवार वालों के आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वही लड़का मतलब RBTS में पढ़ता था। अपना जो हुआ होगा इंटरनली मैटर हमको तो नहीं पता है। अपना क्या लग रहा है आत्महत्या का मामला है? ये भी हो सकता है। इसका नाम मालूम है? नाम विवेक बॉस है, विवेक नाम है। अब उम्र क्या होगा लगभग? होंगे 28-30 के आसपास। किस सेमेस्टर में वो का स्टूडेंट था वो? लगभग 2019 बैच के हैं। अच्छा, सीनियर हुआ। क्या अंदरूनी कुछ पता नहीं चला ना? अंदरूनी नहीं है पता। अंदरूनी नहीं आपका पता। नाम? मेरा नाम धैर्य कुमार। ये प्रथम दृष्टया तो फांसी से मृत्यु कारित होना प्रतीत हो रहा है। अब बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, क्या इसका नाम बताया जा रहा है? विवेक कुमार नाम है। विवेक, उम्र लगभग 26 साल की है। 26 साल। तो फांसी लगा रहे थे, मौत? हाँ, प्रतीत तो प्रथम दृष्टया यही हो रहा है। बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और अनुसंधान का ये विषय है। बाकी पता चलने पर बताया जाएगा। मुजफ्फरपुर वार्ड नंबर 40 के पार्षद मोहम्मद इकबाल हुसैन ने गुरुवार को सिविल सर्जन से मिलकर वार्ड 40 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को फिर से बहाल करने की मांग की है। पार्षद मोहम्मद इकबाल हुसैन ने बताया कि उनके वार्ड में पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जिसे 4 साल पहले हटाकर वार्ड नंबर 41 मंदिर रोड में ले जाया गया। फिर उसे वहां से हटाकर BMP 6 के सामने शिफ्ट कर दिया गया। इस वजह से वार्ड 40 के लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस वार्ड के स्लम बस्ती में आबादी ज़्यादा है, आर्थिक परेशानी के कारण दूर दराज इलाज नहीं करा पाते हैं। इसलिए मांग है कि जल्द से जल्द वार्ड 40 में किसी भी जगह पर PSC को खोला जाए ताकि इस वार्ड के लोग अपना इलाज करवा सकें। सिविल सर्जन सर से मिलने आए हैं मुजफ्फरपुर के। हमारे वार्ड नंबर 40 में करीब 4 वर्ष पूर्व एक शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से चला आता था। 4 वर्ष पूर्व उसको वो कैसे हटा, किस कारण से हटाया गया, वहाँ से उसको वार्ड नंबर 41 में शिफ्ट किया गया। फिर वहाँ से भी हटाकर उसको शिफ्ट कर दिया गया BMP 6 के सामने में। अब स्थिति ये है कि हमारा एरिया में स्लम है। आज के डेट में जो हालात है कोरोना के बाद, उसमें आम आदमी और टूटा है। तो जो मिडिल क्लास के फैमिली है या जो स्लम एरिया के लोग हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे जो माताएं बहनें हैं, वो जा करके कहीं दूर पे सदर हो गया या फिर BMP 6 में उल्टा जाके इलाज नहीं करा सकते हैं। वहाँ पे भाड़ा आने जाने बहुत ज़्यादा लग जाता है और हर समय वहाँ पे भाड़ा अवेलेबल भी नहीं होता है, गाड़ी भाड़ा कि वहाँ आदमी जाके कर सके। इन सभी की स्थिति को देखते हुए हम अपने वार्ड 40 में पुनः फिर से उस शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को बुलाने की मांग कर रहे हैं, लाने की मांग कर रहे हैं। और अभी सिविल सर्जन सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर काम कर करके हम लोग वहाँ पे पुनः उसको सुचारू रूप से फिर से शहरी स्वास्थ्य केंद्र लाया जाएगा और आपकी तमाम परेशानी को ठीक किया जाएगा। सीतामढ़ी जिले के भवदेपुर
मेला रोड निवासी विश्वनाथ प्रसाद ने गुरुवार को तिरहुत प्रमंडल के आईजी से मिलकर अपने परिवार के जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनके पुत्र विक्रम कुमार ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर उनके दो भाई आकाश कुमार और आशीष कुमार का अपहरण कर पीट कर हत्या कर दी गई। साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से गाड़ी से कुचलकर एक्सीडेंट दिखाने का प्रयास किया गया। पीड़ित परिवार का गंभीर आरोप है कि स्थानीय थाने की पुलिस के मिलीभगत से घटना को अंजाम दिया गया। अब तक 6 आरोपितों में से सिर्फ 3 की गिरफ्तारी हुई है, जिससे पूरा परिवार डरा सहमा है। इस मामले के गवाहों की भी सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। सीतामढ़ी का है, मेरा नाम विक्रम कुमार हुआ और हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से हम पूर्वी चंपारण में रह रहे हैं। पुलिस के सहायता नहीं करने और मुद्दाले के डर से हमारा मुद्दाले पे 196/23 क्रिमिनल केस दर्ज हुआ है, जिसमें 1 साल बीतने पे भी किसी भी मुद्दाले का गिरफ्तारी पुलिस द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण ही उन लोगों का मनोबल बढ़ता गया। और इसी 1 अप्रैल 2024 को मेरे 2 भाई का घर से अपहरण करके पहले घर में बहुत बेरहमी से रॉड, रिवॉल्वर और तरह तरह के लाठी डंडों से लगभग 10-12 लोग थे उसमें, जिसमें संजीव कुमार, उसकी पत्नी रिंकी जायसवाल, उसकी बेटी सिद्धि कुमारी, सूरज कुमार उसका दोस्त, उसके बाद उसमें डॉक्टर अजय, डॉक्टर स्नेहा, ये सब मौजूद थी। और मेरे घर में पूर्व से अवैध कब्जा कर संजीव के द्वारा ही रखवाया गया राजन राय और उसकी पत्नी भी उसमें मौजूद थी। और मेरे ज़मीन पे जो मुकेश सिंह रहते हैं वो भी उस घर में मौजूद थे। ये सभी दिन उस घटना के दिन थे। और उस दोनों मेरे भाइयों को घर में जाने के बाद घर में पहले ताला बंद करके उनको कैद किया और उसके बाद चुपके से घुस के उनका फ़ोन छीना और फ़ोन बंद किया। जबकि उस दिन घर जाने के बाद करीब 3 बजे से लेकर 9:15 बजे तक मेरे से और मेरे बहन से, मेरे माँ से, भाइयों का बात होता रहा। मैं और पापा कुछ काम से पटना न्यायालय गए थे और उस दिन दोनों भाइयों का बेरहमी से हत्या कर दिया गया। और सबको मेरे घर से संजीव अपने गाड़ी, जिसका गाड़ी नंबर BR30AC 7975 है, उस गाड़ी में बैठा के अपनी पत्नी, अपनी बेटी सूरज और ये सारे जो मेरे ज़मीन और घर पे अवैध रूप से रह रहे हैं और 10-15 मोटरसाइकिल भी थे, सब लोग धमकाते हुए मोहल्ला वासियों को भी गए कि जो भी गवाही देगा उसको भी विश्वनाथ जी के बेटों की तरह वैसे ही हत्या कर दिया जाएगा। वो बोले कि पुलिस मेरी मुट्ठी में है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। वो ये सब दावा करते हुए और मेरे दोनों भाइयों को गाड़ी में अधमरा करके अवस्था में ले गए और पुपरी अनुमंडल जो 40 किलोमीटर लगभग दूर हाईवे पे दोनों को ले जाकर गाड़ियों से कुचलकर और उन दोनों को मार दिया गया कुचल कर, जिसकी जानकारी 2 तारीख को हमने नगर थाना में और SP साहब को अपहरण के मामले में एक आवेदन दिया तो उन्होंने केस दर्ज नहीं किया। 3 तारीख को हम DSP सर पुपरी से मेरे पापा खुद स्वयं फ़ोन करके पुष्टि किए कि सर जो 2 अज्ञात लाश मिला है वो किसका है, उसका फ़ोटो भेज सकते हैं। तो उन्होंने उस थाने का नंबर दिया और वहाँ से हमारे दोनों भाइयों की पहचान हुई। वरना ये पुलिस और मुद्दाले के मिलीभगत से इस मामले को अज्ञात केस बना दिया जाता, हमें कोई न्याय नहीं मिलता, मेरे भाई का कोई अता पता नहीं होता, उस बॉडी को पुलिस ही जला देती। मुजफ्फरपुर के आधार सेवा केंद्रों पर आवेदकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वर्तमान में बैंक, डाकघर, पूर्वी और पश्चिमी SDO कार्यालय और UIDAI के अधिकृत केंद्र पर आधार कार्ड बनाने का कार्य हो रहा है। पुरानी बाजार UIDAI के अधिकृत सेवा केंद्र पर सड़क तक आवेदकों की भीड़ जमा रहती है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी SDO कार्यालय के केंद्र पर आवेदकों के साथ बच्चे और महिलाएं अधिक संख्या में आधार कार्ड बनवाने पहुंच रहे हैं। लोगों ने बताया कि आधार को पैन कार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। बैंक में भी खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। राशन कार्ड में भी आधार कार्ड को अपडेट करना पड़ रहा है, नहीं तो अनाज नहीं मिलेगा। इसलिए सुबह से ही लाइन में लग रहे हैं। भीषण गर्मी में काफ़ी परेशानी हो रही है। सरकार को आधार केंद्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। 10 बजे से आए हैं। कितना परेशानी हो रहा है? परेशानी हुआ तो हो गया काम, अब जा रहे हैं घर अपना। समय लगा होने में। अब इतना धक्का धुक्की तो लगभग नहीं करेगा। दिगरा से आए हुए हैं यहाँ 11 बजे से। क्या चीज करने के लिए आए हैं? घर अपडेट करवाने। आधार कार्ड का? जी। कितने घंटे से इंतजार कर? कितने घंटे से? 11 बजे से। 3 घंटा। जी। नंबर से हो रहा है? जी।
ये आधार कार्ड मतलब कि कहाँ मांगा जा रहा है जहाँ आप लोग आए हैं? राशन कार्ड इसीलिए अपडेट करवा रहे हैं जी, पूरे परिवार का? जी पीडीएस दुकानदार अपने यहाँ नहीं करवा रहे हैं अपडेट, नहीं, उन लोग यहाँ बैठे हैं। जी कहाँ से आई हैं? रक्षा से। अच्छा, हम लोग बैरिया पहाड़पुर से आए हैं। पहाड़पुर से कितने घंटे इसका इंतजार करना पड़ता है? वो करीबन हम लोग सुबह 7 बजे ही घर से निकले हुए हैं और इतना समय हो गया है। वहाँ पे नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है वहाँ, जैसे कि इसका मतलब लोकेशन नहीं दिया गया है। अब जैसे एक सेंटर पे एक दिन में 100 लोगों का बन रहा है जी, फिर जो वापस लौट जा रहे हैं उनके लिए क्या? उनके लिए कल नहीं तो परसों। कल नंबर लगा के काम हो रहा है जी। नाम क्या आपका? हमारा नाम ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत रखकर गुरुवार को अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिनों ने वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर पति की लंबी आयु की कामना की। महिलाओं ने नए वस्त्र और श्रृंगार कर पहले वट वृक्ष पर जल, कुमकुम, अक्षत, फूल चढ़ाया और धागे के साथ वट वृक्ष का 5 बार परिक्रमा किया। मुजफ्फरपुर के करीब स्थान मंदिर, आमगोला शिव मंदिर सहित शहर से लेकर गांव तक के मंदिर और वट वृक्ष के पास सुबह से ही महिलाओं की भीड़ लगी रही। खूब धूमधाम से इसे मनाया गया। सुहागिनों ने बताया कि वट सावित्री की पूजा करने से पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी दुखों का भी नाश होता है। बताया कि ऐसी मान्यता है कि यमराज जब सत्यवान के प्राण लेकर मृत्यु लोक जा रहे थे तब पत्नी सावित्री ने यमराज का पीछा किया। सावित्री ने अपने साहस और जिद के बल पर पति सत्यवान का प्राण वापस लौटाने में सफलता पाई थी। जिस दिन सावित्री ने अपना सुहाग वापस पाया वह दिन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की थी। तभी से सुहागिन हर साल इस तिथि को वट सावित्री व्रत के पूजा के रूप में मनाती है। पति की लंबी आयु के लिए हम लोग ये व्रत करते हैं और सावित्री ने जिस तरह सत्यवान को यमराज से बचा के लाया था और अपने पति की आयु के लिए लंबी कामना करती है, उसी तरह हम लोग भी अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए ये व्रत करते हैं और यहाँ पर हम माथा टेकने आते हैं और आशीर्वाद पाने आते हैं। कैसे किया जाता है यह व्रत? ये व्रत में हम लोग मौली के धागे से फेरे लगाते हैं और 5 जगह बर के पत्ते पे प्रसाद को निकाल के उनको चढ़ाते हैं और जो इच्छा अनुसार आपकी जितनी शक्ति भक्ति है उस इच्छा अनुसार फल, फूल, पैसा, दान, सिंदूर, बिंदी, जो आपको सुहाग का सामान चढ़ाना वो चढ़ाइए, कथा सुनिए और सभी सुहागनों से आशीर्वाद लीजिए, सबको सिंदूर बिंदी लगाइए और सबको आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद पाइए। इस व्रत का यही महत्व है। ये वट सावित्री पूजा अपने पति के लिए किया जाता है, उनको लंबी उम्र के लिए। हम लोग निराजली, मतलब बहुत आदमी है निराजली रहती है, हम लोग है कि अपना फलारी कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब पर्व पति के लिए किया जाता है। वट सावित्री पूजा सावित्री माता के लिए। इसमें क्या किया जाता है? क्या इसमें विधि होता है? इसमें विधि क्या होता है? यही पंखा और सबसे ज़्यादा फल जो ऋतु फल होता है ना, जैसे लीची हो गया, आम हो गया और क्या कहते हैं वो लालमी, सबसे ज़्यादा ये महत्व होता है इस पूजा के लिए चढ़ता है। कथा भी सुना जाता है और अच्छा लगता है पूजा। इंडोनेशिया में आयोजित होने वाली 5वीं एशियन सवाल चैंपियनशिप के लिए बिहार सवाल संघ के सचिव राहुल श्रीवास्तव को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया गया है। इनके नेतृत्व में साउथ एशियन सवाल चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाकर 19 मेडल भारत के नाम किया था। इस प्रदर्शन के बाद भारतीय खिलाड़ी एवं बिहार समेत कई राज्यों के पदाधिकारियों ने भी इनका नाम चयन के लिए भेजा था। इसके बाद राष्ट्रीय सवाल संघ ने इंडोनेशिया के लिए राहुल श्रीवास्तव को टिकट दे दिया। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में 8 खिलाड़ियों का नाम चयन किया गया है, जिसमें से 4 खिलाड़ी सिर्फ बिहार से ही है। बाकी बंगाल, हिमाचल और हरियाणा तीनों राज्यों को मिलाकर 4 खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल है। उन्होंने कहा कि इस बार फिर भारतीय टीम अपने अद्भुत प्रदर्शन के दम पर भारतीय तिरंगा इंडोनेशिया में लहराएंगी। इंडोनेशिया में आयोजित होने वाली 5th एशियन सवाल चैंपियनशिप में राज्य सवाल संघ बिहार के सचिव सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव का चयन भारतीय टीम कोच के तौर पर किया गया है। इनका नाम राज्य के सभी पदाधिकारियों द्वारा चयन के लिए दिया गया था। हाल ही में हुए अभी साउथ एशियन सवाल चैंपियनशिप 2024 में इन्हीं के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और कुल 19 पदक भारत के नाम किया था। जनवरी 2022 में बांग्लादेश में हुए 3rd एशियन सवाल चैंपियनशिप में इन्हीं के नेतृत्व में मैं भी खेली थी और भारत को पदक दिलाई थी।
भारतीय खिलाड़ियों में यह खबर सुनने के बाद बहुत ही उत्साह का माहौल है और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी रहेगा। इस बार भारतीय तिरंगा इंडोनेशिया में लहराएगा। राजसवात संघ के अध्यक्ष IAS चंद्रमोहन प्रसाद सिंह, सदस्य सूरज पंडित, सुनील कुमार, प्रियंका सिंह, सूबेदार चंद्र प्रकाश सिंह जी के द्वारा बधाई व शुभकामना दी गई है। बहुत प्राउड की बात है कि भारतीय टीम का फिर से मेजबानी एज ए कोच के तौर पे हमें मौका मिला है। अभी साउथ एशियन सवाज चैंपियनशिप हमारे नेतृत्व में सभी भारतीय टीम खेले थे और 15 खिलाड़ी में 19 पदक भारत को मिला था और इसी के आधार पे सभी खिलाड़ियों का डिमांड था और राष्ट्रीय सवाज संघ के जो भी सदस्य हैं उन सभी के द्वारा जो है हमारा चयन किया गया है इस बार इंडोनेशिया के लिए भारतीय टीम के कोच के तौर पे। तो उम्मीद है कि इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा तो कायम रहेगा और अच्छा रिजल्ट भी रहेगा। भारतीय तिरंगा इस बार इंडोनेशिया में लहराएगा। खिलाड़ियों की किस तरीके की तैयारी चल रही है 5th एशियन सवाज चैंपियनशिप के लिए? खिलाड़ी जो है हमारे अपने यहाँ से अपने बिहार से 4 खिलाड़ियों का चयन हुआ है और 4 खिलाड़ी में 1 हिमाचल से है और 3 खिलाड़ी जो है आपको बंगाल से। टोटल भारत से 8 खिलाड़ी का चयन हुआ था और सभी खिलाड़ियों को अपने अपने राज्य सवाज संघ के द्वारा एक बेहतर प्रशिक्षण का जो है बेहतरीन व्यवस्था की गई है। हमारे भी बिहार में सभी खिलाड़ियों का बढ़िया व्यवस्था किया गया है और पिछले जो एशियन हुआ था बांग्लादेश में उस समय भी भारत का बहुत अच्छा रिजल्ट था। उस समय भारतीय टीम का जो है टीम मैनेजर के तौर पे किया था। इस बार सभी का डिमांड था कि भारतीय टीम का मैं कोच बन के जाऊं और हमारे नेतृत्व में इस बार जो है भारतीय टीम प्रदर्शन करेगी और अच्छा रिजल्ट होगा। फाइनली इस बार फिर भारतीय तिरंगा जो इंडोनेशिया में लहराएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।